हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। बहुत सारे बच्चों को क्लास को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। चलो आज कन्फ्यूज़न दूर करते हैं। देखो, चैनल पर दो क्लासेस होती हैं, ठीक है। पहली क्लास होती है एडिटोरियल, ठीक है, और दूसरी क्लास होती है वोकैब की। जो एडिटोरियल की क्लास है वो आपको डेली 7 से 7:15 के आसपास आपको मिलती है। जो वोकैब की क्लास है वो राइट 10 ओ क्लॉक पर आपको मिल जाती है। जो एडिटोरियल की क्लास है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? देखो, उसमें ना पहले मैं स्टार्टिंग में करवाता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, ठीक है, जो कि एडिटोरियल से ही होते हैं। और एडिटोरियल में जब वो आगे आते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि एडिटोरियल को बहुत अच्छे से आप समझने में ईजिली आप उसको समझ पाते हो। दूसरा, इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बाद फिर मैं एनालिसिस कराता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका ये जो आपका रीडिंग पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है, ये जो डर लगता है ना कि भाई अनसीन पैसेज वगैरह आ गया उसको कैसे पढ़ें, वो चीज़ दूर हो जाएगी। आपको इंग्लिश को पढ़ना, टैकल करना आ जाएगा। देन इसमें काफ़ी सारे आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे लास्ट में। तो एमसीक्यूज़ में क्या है, जो कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज होते हैं उससे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उस फॉर्मेट पर मैं आपके एमसीक्यूज़ बनाकर रखता हूँ। तो उससे क्या होगा कि जो एमसीक्यूज़ वाला पार्ट है, जो उसका अनसीन वाला पार्ट है, अनसीन पैसेज का, वो क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ आपको ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ग्रामर के भी क्वेश्चंस इसमें आपको लास्ट में देखने को मिलते हैं, तो आपका ग्रामर भी कवर हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर हो जाते हैं, एडिटोरियल एनालिसिस हो जाता है, अनसीन पैसेज वाले एमसीक्यूज हो जाते हैं और ग्रामर के एमसीक्यूज हो जाते हैं। तो ये पार्ट इसमें सारा कवर हो जाता है। देन वोकैब की क्लास में क्या है भाई, वोकैब की क्लास में यही वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाते हैं। देन उसमें ईडियम्स ऐड करे गए हैं, ठीक है, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, और उसके अलावा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी उसमें ऐड करे गए हैं। तो चार चीज़ें हो गई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए, उसके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और मीनिंग और सेंटेंस के साथ में ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, और लास्ट में हम करते हैं प्रैक्टिस। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रैक्टिस। देखो, ये वर्ड आपने पढ़ लिए, आपको ईजिली ये याद नहीं होंगे, एक बार पढ़ोगे आप फिर से भूल जाओगे। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस लगा लेते हो ना लास्ट में, और इतने ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है सारा। आपको वोकैब के लिए कुछ एफर्ट नहीं डालने, आपको वोकैब की क्लास चलानी है, उसको कंसंट्रेशन के साथ देखो, एंगेजमेंट अपना बढ़ाओ थोड़ा सा, उसमें पूरी तरीके से एंगेज रहो। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ईडियम, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए हैं उनको पढ़ो। और लास्ट में जो वो 5-10 मिनट की प्रैक्टिस है ना, उसको मत मिस करना, उसको कंप्लीट कर कर जाओ। और आपको परमानेंटली वो आप देखेंगे कि लास्ट में परमानेंट मेमोरी में आपकी चले गए हैं और ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, उसमें कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। तो ठीक है, दो आपकी क्लासेस हो गई, ये दो क्लासेस हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों की ग्रामर की रिक्वेस्ट आ रही है, तो ग्रामर के लिए एक अलग से डेडिकेटेड सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाली है। और वोकैब के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बेसिक वोकैब का एक सेशन शुरू कर दिया जाए, जिससे कि जो जिनका बेसिक कमज़ोर है, जिनकी बेसिक वोकैब नहीं है, वो अपना बेसिक वोकैब को भी कवर कर लें। तो बेसिक ग्रामर और बेसिक वोकैब के बहुत जल्दी आपको कोर्स चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और स्टार्टिंग में हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स, देन एडिटोरियल एनालिसिस कर लेंगे। तो चलिए, और पहला इम्पोर्टेंट वर्ड है स्ल्यू। ये होता है एक नाउन, इसको मैंने बताया पिछले एडिटोरियल क्लासेस में, आपको देखने को मिला है, आज ये रिपीट हो रहा है। स्ल्यू होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है बहुत अधिक या फिर ढेर सारा, एक लार्ज नंबर में होना या फिर एक बहुत बड़े अमाउंट में होना किसी चीज़ का, उसी को बोलते हैं स्ल्यू। द न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी लाई है ना, लेड टू अ स्ल्यू ऑफ प्रोटेस्ट, उससे ना स्ल्यू ऑफ प्रोटेस्ट मतलब बहुत सारे प्रोटेस्ट हो गए हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। मल्टीट्यूड होना, अबंडेंस मतलब बहुत मात्रा में होना, और प्लेथोरा होना, वो भी काफ़ी ज़्यादा को बोलते हैं प्लेथोरा। प्लेथोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो। तो तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं स्ल्यू के, मल्टीट्यूड, अबंडेंस और प्लेथोरा। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें अबंडेंस में है, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्केर्सिटी है, कमी है। तो इसका एंटोनियम हो जाता है स्केर्सिटी, शॉर्टेज होना किसी चीज़ की, या फिर डेफिशिएंसी होना, कमी होना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, रोइल्ड। अगला वर्ड है रोइल्ड, पास्ट फॉर्म है इसको, ये वर्ब का पास्ट फॉर्म है। तो इसको एक, ये एक होता है एक वर्ब,
इसका हिंदी में मीनिंग देखते हैं। हिंदी में रोइल्ड का मतलब होता है अशांत करना, गड़बड़ करना। टू डिस्टर्ब और मेक समवन अपसेट, किसी को परेशान कर देना या किसी को दुखी कर देना। टू मेक अ लिक्विड मडी बाई स्टीरिंग अप सेडिमेंट, आप सेडिमेंट कुछ भड़का देते हो, उसके बाद आप किसी को अशांत कर देते हो। द सडन मार्केट क्रैश, अचानक से मार्केट क्रैश हुआ है। रोइल्ड इन्वेस्टर्स, उन्होंने क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दी है, परेशान कर दिया है इन्वेस्टर्स को। कॉजिंग पैनिक एंड कन्फ्यूजन, और क्या कॉज हो गया उससे, पैनिक और कन्फ्यूजन। एजिटेटेड, डिस्टर्ब और अनसेटल, मतलब परेशान, अशांत। तो इसके 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें अशांत हैं, गड़बड़ हो गई है, कन्फ्यूज़न हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ काम है, एकदम काम, शांत है बिल्कुल। सूद, एकदम शांत है। स्टेबलाइज, तो 3 इसके उल्टे एंटोनियम हो जाते हैं, काम्ड, सूद एंड स्टेबलाइज्ड। तो देखो पास्ट में है वो, तो उसी के हिसाब से इन्होंने फिर पास्ट में ही सिनोनिम्स और एंटोनियम्स दिए हैं। चलिए अगला देखते हैं, फॉल आउट। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है परिणाम या फिर दुष्परिणाम। द एडवर्स इफेक्ट्स और कंसिक्वेंसेस ऑफ अ सिचुएशन और इवेंट, किसी इवेंट का या किसी सिचुएशन का कोई एडवर्स इफेक्ट या कंसिक्वेंस परिणाम होता है, उसी को बोलते हैं फॉल आउट। द इकोनॉमिक फॉल आउट, कैसा फॉल आउट है, इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ द वॉर का जो इकोनॉमिक फॉल आउट है वॉज फेल्ट अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में उसको फील करा जा सकता है। फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट आई है। देखो जो वॉर होते हैं ना, जो जंगें लड़ी जाती हैं, युद्ध होते हैं, उनका केवल फिजिकल फॉर्म में, या फिर आप केवल उसमें ये मत मानो कि उसमें कत्लेआम होता है या फिर क्या हो, उसमें इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इकोनॉमिक फॉल आउट मतलब दुष्परिणाम, उसका आफ्टर इफेक्ट। कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, रिपरकशन आफ्टर मैथ, आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर मैथ भी आप इसको बोल सकते हो। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, कंसिक्वेंस, रिपरकशन और आफ्टर इफेक्ट। अच्छा, एक तरफ तो दुष्परिणाम हो रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा उसकी कंसिक्वेंस झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेनिफिट हो रहा है किसी चीज़ का, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा बेनिफिट होना, एडवांटेज मतलब फ़ायदा होना, बून मतलब यही सारे तीनों। ठीक है, तो बेनिफिट, एडवांटेज, बून, वरदान को बोल देते हैं बून। तो ये 3 हो गए। कॉन्सिलेटरी, कॉन्सिलेटरी क्या होता है भाई, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है मेल मिलाप कराने वाला या फिर शांतिपूर्ण। कॉन्सिलेटरी है मतलब वो मेल मिलाप करा देगा, फैसले करा देगा। कॉन्सिलिएशन होता है ना, इसी से वर्ड बनता है वो। इंटेंडेड टू प्लेकेट आ और पेसिफाई, शांत कर देने वाला, मेकिंग पीस, पीस बनाने वाला। द मैनेजर टुक अ कॉन्सिलेटरी अप्रोच, मैनेजर ने कैसी अप्रोच ली है, कॉन्सिलेटरी मतलब सुलह कराने वाली अप्रोच ली है। टू रिजोल्व द डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, तो फिर उनका जो बॉस, उनका मैनेजर था, उसने क्या करा है, एक कॉन्सिलेटरी अप्रोच लगाई है टू रिजोल्व द डिस्प्यूट। अपीजिंग, पीस मेकिंग और पेसिफाइंग, 3 इसके बहुत ही अच्छे सिनोनिम्स हो जाते हैं। अपीजिंग को मार्क करो, बहुत अच्छा है ये। और अच्छा, एक तरफ तो हो रहा है मेल मिलाप वाली बात, शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को करवाने का एक अप्रोच हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कन्फ्रंटेशनल हो रहा है कोई चीज़, मतलब मुकाबला करवाने वाली बात हो रही है। अग्रेसिव हो रहा है काफ़ी, एंटागोनिस्टिक हो रही हैं चीज़ें, विरोधाभास में हो रही हैं, है ना। तो 3 इसके उल्टे एंटोनियम्स हो जाते हैं, कन्फ्रंटेशनल, अग्रेसिव और एंटागोनिस्टिक। चलिए अगला है मोडिकम। ये होता है एक नाम, एक नाउन होता है ये, थोड़ी मात्रा को बोलते हैं अल्प मात्रा, बहुत छोटे अमाउंट को बोलते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी को बोलते हैं मोडिकम। अ स्मॉल और मॉडरेट अमाउंट ऑफ समथिंग, एक छोटा और मॉडरेट अमाउंट है किसी चीज़ का। इवन अ मोडिकम ऑफ रेस्पेक्ट, इवन अ मोडिकम रेस्पेक्ट, मोडिकम ऑफ रेस्पेक्ट मतलब बहुत थोड़ी सी भी रेस्पेक्ट, वुड हैव मेड हिम फील वैल्यूड, अगर आप थोड़ी सी भी रेस्पेक्ट दिखाएंगे तो वो कैसा फील करेगा, वो वैल्यूड फील करेगा, वो अच्छा फील करेगा। ओके, तो मोडिकम हो गया वेरी स्मॉल, बहुत थोड़ा सा। बिट इसका सिनोनिम हो जाता है आउंस या फिर श्रेड, श्रेड को मार्क करो, ये बढ़िया है, इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है, एग्जाम में मिलता है आपको देखने के लिए। मोडिकम हो गया। चलिए इसका, अच्छा एक तरफ तो बहुत थोड़ा सा है, बहुत कम है, अल्प मात्रा है बिल्कुल थोड़ी सी, लेकिन दूसरी तरफ अबंडेंस है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा अबंडेंस होना, एक्सेस मतलब काफ़ी ज़्यादा होना, प्लेंटी भी वही है, काफ़ी ज़्यादा होना। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे अगला वर्ड है रिप्राइव। रिप्राइव होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है राहत या फिर स्थगन। एक टेम्परेरी रिलीफ है या फिर एक टेम्परेरी डिले है
फ्रॉम समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ दुखद है, कुछ बढ़िया चीज़ नहीं है, उससे आप थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, उससे आपको उसको डिले कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिप्रीव करना। द जज ग्रांटेड द प्रिजनर आ लास्ट मिनट रिप्रीव फ्रॉम एग्जीक्यूशन। जज ने क्या करा, ग्रांट करा है प्रिजनर को, कैदी को एक लास्ट मिनट रिप्रीव मतलब एक राहत दे दी है फ्रॉम एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करने से छोड़ दिया है। पार्डन कर देना मतलब माफ़ी दे देना। सस्पेंशन मतलब सस्पेंड कर देना, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही थी उसको सस्पेंड कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। पोस्टपोनमेंट कर देना, ठीक है। तो 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो माफ़ी मिल रही है, पार्डन मिल रहा है ना, सस्पेंशन हो रहा है या फिर पोस्टपोन करी जा रही हैं चीज़ें, तो दूसरी तरफ भाई पनिशमेंट मिल रहा है, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा पनिशमेंट। कंटिन्यूएशन में है, चीज़ों को कैंसिल नहीं करा जा रहा, डिले नहीं करा जा रहा, कंटिन्यू रखा जा रहा है। एनफोर्समेंट में है, लागू करा जा रहा है, अमल में लाई जा रही हैं चीज़ें। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, पनिशमेंट, कंटिन्यूएशन और एनफोर्समेंट। नेक्स्ट अगला है स्पेयरिंगली। ये होता है एक वर्ब, देखो ली लगाना है तो ये वर्ब का एडवर्ब का काम करते हैं। ये होता है एक एडवर्ब, संयम से या फिर कम मात्रा में, इन अ रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड वे विद मॉडरेशन। स्पेयरिंगली का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, संयम से अगर किसी काम को कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड वे में या लिमिटेड वे में, उसको बोलते हैं स्पेयरिंगली। ही यूज्ड हिज सेविंग्स, वो अपनी सेविंग्स को कैसे यूज़ करता है, स्पेयरिंगली, बहुत रेस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड तरीके से यूज़ करता है। टू एंश्योर दे लास्टेड लॉन्गर, और ये इंश्योर करने के लिए कि उसकी जो सेविंग्स है वो लंबी चल जाए, तो वो कैसे करता है, स्पेयरिंगली, वाइजली उसको करता है ना, इकोनॉमिकली, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करता। मॉडरेटली है ना, फ्रूगली और इकोनॉमिकली, ये 3 हो जाते हैं। संयम से करना ना किसी काम को, बहुत सोच समझकर बहुत कम मात्रा में यूज़ करना, उसी को बोलते हैं स्पेयरिंगली। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, मॉडरेटली, फ्रूगली को मार्क करो, ये अच्छा इसमें है सिनोनिम, इकोनॉमिकली। अच्छा, एक तरफ तो आप संयम से कम मात्रा में यूज़ कर रहे हो है ना, बहुत सोच समझकर कम खर्चा कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ एक्स्ट्रावेगेंटली, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है भाई, फिजूल खर्ची हो रही है, एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं फिजूल खर्ची को। तो चीज़ों को आप एक्स्ट्रावेगेंटली यूज़ कर रहे हो, तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाता है एक्स्ट्रावेगेंटली, एक्सेसिवली मतलब अधिक मात्रा में, अबंडेंटली, तीनों का वही मतलब है, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रावेगेंटली इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। अगला फ्लड गेट्स। फ्लड गेट्स क्या होता है भाई, एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है नियंत्रण खोलना या फिर बाढ़ द्वार। बाढ़ द्वार को बोलते हैं, जो उसको बोलते हैं भाई नियंत्रण खोल देना है, फ्लड गेट्स। देखो फ्लड किसी चीज़ से हम गेट से रोक रहे हैं, वो गेट ही खुल जाए तो उसको बोलते हैं फ्लड गेट्स। अ पॉइंट एट विच समथिंग बिकम्स अनकंट्रोलेबल, कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो उसी को बोलते हैं फ्लड गेट्स। द न्यू पॉलिसी ओपन द फ्लड गेट्स टू करप्शन एंड ब्राइबरी, जो नई पॉलिसी है ना उसने क्या कर दिया है, फ्लड गेट्स खोल दिया। मतलब ऐसे मान लो कि किसी चीज़ की शुरुआत कर दी है ना, कोई एक खराब चीज़ की शुरुआत हो गई, कोई भीषण तबाही अब शुरू हो जाएगी, तो क्या हो गया, एक नई पॉलिसी है जिसने ओपन कर दिया फ्लड गेट्स टू करप्शन एंड ब्राइबरी, करप्शन और ब्राइबरी का उसने फ्लड गेट्स को ओपन कर दिया है। गेटवे होता है, थ्रेशोल्ड होता है, और ओपनिंग, ओपनिंग शुरुआत होना किसी चीज़ की, तो थ्रेशोल्ड को मार्क कर लो। अच्छा, इसका एक तरफ तो भाई चीज़ें खुल रही हैं, नियंत्रण खोला जा रहा है, थ्रेशोल्ड हो रहा है, ओपनिंग हो रही है किसी चीज़ की, लेकिन दूसरी तरफ बैरियर लगा है, रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है। तो 3 इसके उल्टे एंटोनियम्स हो जाते हैं, बैरियर, रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन। अगला है प्रिकेरियस। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अनिश्चित या फिर अस्थिर। अनस्टेबल कोई चीज़ है, रिस्की या फिर अनसर्टेन, है ना, उसमें खतरनाक कोई चीज़ है, रिस्की है, अनस्टेबल है, अनसर्टेन है। द क्लाइंबर वॉज इन प्रिकेरियस पोजिशन ऑन द एज ऑफ द क्लिफ। क्लाइंबर कोई चढ़ने वाला था, माउंटेन वगैरह पर चल रहा था वो, तो वो क्या कर रहा था, वॉज इन ए प्रिकेरियस पोजिशन मतलब एक डेंजरस रिस्की पोजिशन पर था, ऑन द एज ऑफ द क्लिफ, क्लिफ के बिल्कुल एज पर। क्लिफ होती है चोटी, जब आप उस पर पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं। डेंजरस है, इनसिक्योर है, अनस्टेबल है, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो खतरनाक है, रिस्की है, डेंजरस है, लेकिन दूसरी तरफ सेफ है एकदम, सिक्योर है, स्टेबल है, तो 3 इसके उल्टे एंटोनियम्स हो जाते हैं, सेफ, सिक्योर और स्टेबल। अगला प्रेरोगेटिव। ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है विशेष अधिकार या फिर अधिकार, प्रेरोगेटिव, तो उसी को बोलते हैं अ स्पेशल राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। एक स्पेशल राइट है या स्पेशल प्रिविलेज है, किसको दिया गया है, एक्सक्लूसिवली टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, किसी एक व्यक्ति खास को या फिर एक किसी ग्रुप को। इट इज़ प्रेसिडेंट्स प्रेरोगेटिव, ये प्रेसिडेंट का क्या है,
विशेष अधिकार है, टू वीटो अ बिल, एक बिल को वीटो कर देना। सिनोनिम देखते हैं, प्रिविलेज होना, एंटाइटलमेंट होना और अथॉरिटी होना। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, प्रिविलेज, एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट को मार्क कर लो, अच्छा है ये। अच्छा, एक तरफ तो आपको विशेष अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी हायरार्की है, लेकिन दूसरी तरफ एंटोनियम्स का ऑब्लिगेशन है, ठीक है, आपको ऑब्लिगेशन है, रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है कि आप इस काम को नहीं कर सकते। तो प्रेरोगेटिव विशेष अधिकार, लेकिन दूसरी तरफ रेस्ट्रिक्शन लगी है, लिमिटेशन। तो 3 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, ऑब्लिगेशन, रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन। नेक्स्ट, क्रैकडाउन, ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना या फिर कठोर दमन करना, किसी चीज़ को क्रैक कर देना, डाउन कर देना, क्रैक करके इसको डाउन कर देना मतलब कड़ी कार्रवाई करना। अ सीवर एक्शन टू एनफोर्स रूल्स, रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली सीवर एक्शन के साथ में लागू करना, और सप्रेस कर देना इलीगल एक्टिविटीज़ को, जो गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं उनको दबा देना, उनको बंद करा देना। तो ये होता है क्रैकडाउन करना। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ क्रैकडाउन, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस करा है, क्रैकडाउन अनाउंस करा है ऑन टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन पर। सप्रेशन होना, एनफोर्समेंट होना और क्लैंप डाउन होना, क्लैंप डाउन को मार्क करो, ठीक है। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, सप्रेशन मतलब दमन करना किसी चीज़ का, एनफोर्समेंट मतलब किसी चीज़ को लागू करना, क्लैंप डाउन वही मीनिंग है। अच्छा, एक तरफ तो कड़ी कार्रवाई हो रही है, कानूनों को सख्त बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ लीनियंसी दिखाई गई है, टॉलरेंस दिखाई गई है और अलाउंस करा गया है, मतलब अलाउ करा गई हैं चीज़ें। तो इसके उल्टे एंटोनियम हो जाते हैं लीनियंसी, टॉलरेंस और अलाउंस। अगला, रिडिकुलस, ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हास्यास्पद, बेतुका, बेढंगा, एब्सर्ड और अनरीजनेबल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग लाफेबल। कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप हंस नहीं सकते, ठीक है, वो फालतू की चीज़ है, लेकिन आप उस पर बेहुदा तरीके से उस पर हंसी आती है आपको, ठीक है। एब्सर्ड और अनरीजनेबल पॉइंट, अनरीजनेबल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग लाफेबल। हिज आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ हाउस, उसका जो आइडिया है ना घर को बनाने का, ऑन द मून, मून पर, सीम्ड रिडिकुलस, ये बेहुदा बेतुका लगता है, और इस पर हंसी कैसे आएगी, एक निगेटिव तरीके से आएगी कि कैसी गंदी सी बात है। तो वही है रिडिकुलस मतलब बेहुदा, बेतुका, हास्यास्पद। एब्सर्ड होना, लुडिक्रस और फुलिश, लुडिक्रस को मार्क करो, है ना। तो 3 हो गए इसके सिनोनिम्स, एब्सर्ड, लुडिक्रस और फुलिश। अच्छा, एक तरफ तो बेहुदा है चीज़ें, है ना, बिना सिर पैर की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ रीजनेबल है बात, लॉजिकल है, सेंसिबल बात है, उस पर आप हंस नहीं सकते। तो एंटोनियम इसका हो जाता है रीजनेबल, लॉजिकल या फिर सेंसिबल। नेक्स्ट, अगला है एंटेल, ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है आवश्यक बनाना या फिर शामिल होना, किसी चीज़ को आवश्यक बनाना या किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। टू इन्वॉल्व और रिक्वायर एज अ नेसेसरी स्टेप। द न्यू जॉब एंटेल्स, नई जॉब जो है वो क्या आवश्यक बनाती है या फिर क्या उसमें शामिल होता है नई जॉब में, अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हार्ड वर्क। जो नई जॉब है उसमें क्या शामिल है, उसके साथ क्या आता है, क्या उसमें आवश्यक है, अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, एंड हार्ड वर्क उसमें लगेगा। इन्वॉल्व, रिक्वायर उसमें ज़रूरत होना, नेसेसिटेट उसमें आवश्यकता है, काफ़ी नेसेसिटी है। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ों को आप आवश्यक बना रहे हो, है ना, वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सक्लूड है, उससे हटके है, एलिमिनेट है, उसमें नहीं है वो चीज़, अवॉइड कर रहे हो उसको आप। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, एक्सक्लूड, एलिमिनेट और अवॉइड। नेक्स्ट, इंटरनेकाइन, इंटरनेकाइन क्या होता है भाई, एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है आपसी संघर्ष, विनाशकारी, उसको बोलते हैं इंटरनेकाइन। डेस्ट्रक्टिव टू बोथ साइड्स इन अ कन्फ्लिक्ट, आप डेस्ट्रक्टिव हैं बोथ साइड से इन ए कन्फ्लिक्ट, उसको बोलते हैं इंटरनेकाइन। द इंटरनेकाइन वॉर बिटवीन राइवल फैक्शंस वीकन द एंटायर कंट्री। इंटरनेकाइन क्या है, आपसी जो संघर्ष चल रहा है ना, सिविल जो वॉर चल रहा है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो विनाशकारी हैं, डेंजरस हैं। तो इंटरनेकाइन वॉर जो भीषण युद्ध है, तबाही वाला जो युद्ध है बिटवीन राइवल फैक्शंस वीकन द एंटायर कंट्री, उससे पूरी कंट्री वीक हो गई है। डेडली होना कोई चीज़, भीषण, रुइनस, रुइन, देखो रुइन होता है ना बर्बाद करना किसी चीज़ को, रुइनस हो गया। फ्रैक, ये है फ्रैट्रिसाइडल, फ्रैट्रिसाइडल हो गया, मतलब उसमें बहुत पब्लिक मारी जाएगी। तो ये हो गया डेडली, तो आप डेडली से इसका मतलब निकाल लो, वही ठीक रहेगा। रुइनस भी इसमें काफ़ी अच्छा है। तो ये इसके 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो संघर्ष, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रही हैं चीज़ें, विनाशकारी हैं, डिस्ट्रक्टिव हैं,
लेकिन दूसरी तरफ पीसफुल है, एकदम शांत, हारमोनियस है, आराम से सामंजस्य से चीज़ें चल रही हैं। कोऑपरेटिव है, कोऑपरेशन चल रहा है, सहयोग से चल रही हैं। तो 3 इसके उल्टे एंटोनिम हो जाते हैं, पीसफुल, हारमोनियस और कोऑपरेटिव। नेक्स्ट अगला है डिलेटेरियस। डिलेटेरियस होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है हानिकारक या फिर नुकसानदायक, हार्मफुल और डैमेजिंग। डिलेटेरियस देखो, डिलीट होता है ना, कोई चीज़ डिलीट करने वाली है मतलब वो खतरनाक है। जैसे वायरस आ गया कंप्यूटर में तो वो सारी चीज़ें डिलीट कर देगा, डिलेटीरियस है, तो मतलब क्या है, वो हानिकारक है। स्मोकिंग हैज़ ए डिलेटीरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ। स्मोकिंग के कैसे इफेक्ट हैं, डिलेटीरियस, काफ़ी खतरनाक हानिकारक इफेक्ट हैं ऑन हेल्थ। डेट्रीमेंटल है, हार्मफुल है, इंजूरियस है। डेट्रीमेंटल को मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो हानिकारक है, काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, लेकिन दूसरी तरफ बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है कोई चीज़, हेल्पफुल साबित हो रही है, एडवांटेजियस है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो 3 इसके एंटोनियम हो जाते हैं, बेनिफिशियल, हेल्पफुल और एडवांटेजियस। चलिए अब करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, और आज का टाइटल है टैरिफ टर्मोइल। टैरिफ की गड़बड़ी का जो मतलब एक टर्मोइल में आ गई है स्थिति, काफ़ी ख़राब हो गई है टैरिफ से। टैरिफ होता है टैक्स, तो उसके बारे में है। ऑन ट्रम्प एंड पनिशिंग टैरिफ्स ऑन ट्रेड। ट्रम्प क्या है ना, आजकल जब से प्रेसिडेंट बने हैं लगातार टैरिफ लगाए जा रहे हैं, पूरे जितनी भी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं सभी के ऊपर इन्होंने टैरिफ थोप दिए हैं। तो उसी के ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। चलिए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज ट्रिगरिंग अ ट्रेड वॉर ओवर अनरिलेटेड बायलैटरल इश्यूज। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, भड़का रहे हैं किस चीज़ को, एक ट्रेड वॉर को। ओवर अनरिलेटेड बायलैटरल इश्यूज, अनरिलेटेड बिना बात के बायलैटरल जो इश्यूज हैं उनको बिना बात के वो ट्रेड वॉर की तरफ ट्रिगर कर रहे हैं। President Donald Trump set the cat among the pigeons globally when he introduced a slew of punishing tariffs on trade with Canada, Mexico, and China, with even more taxes promised for other trading partners in the months ahead. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, ही सेट द कैट अमंग द पिजन। देखो, पिजन्स के बीच में एक आइडियम है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ में हलचल मचा देना। देखो, कैट अगर पिजन्स के बीच में रख दोगे तो फिर पिजन्स में क्या, वो तो सारे भगदड़ मच जाएगी ना, उनमें तो एकदम से उड़ जाएंगे सारे, वो उनमें हलचल मच जाएगी, परेशान हो जाएंगे, एकदम से शॉक हो जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे। तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, सेट द कैट अमंग द पिजन्स, वो हलचल मचा रहे हैं ग्लोबली। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ स्लीव ऑफ पनिशिंग टैरिफ्स, और जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्लीव ऑफ मतलब काफ़ी नंबर ऑफ पनिशिंग टैरिफ्स, काफ़ी सारे टैरिफ्स लगा रहे हैं ऑन ट्रेड विद कनाडा, कनाडा के साथ ट्रेड में, मैक्सिको के साथ में, चाइना के, और इवन मोर टैक्सेस, और टैक्स लगाएंगे प्रोमिस्ड फॉर अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स, कोई दूसरे और पार्टनर्स जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके भी, इन द मंथ्स अहेड, जो आने वाले मंथ्स हैं उनमें, आने वाले महीनों में। मार्केट्स इन जापान, साउथ कोरिया एंड अक्रॉस एशिया वर रोइल्ड एज fears peaked of the fallout on supply chains for North America, particularly in sectors such as automobiles, which have enjoyed the strong presence of foreign investment for decades. देखो, जो मार्केट है ना जापान, साउथ कोरिया और अक्रॉस एशिया के, वो क्या है, उनको क्या कर दिया उन्होंने, उनको अशांत कर दिया है। रॉयल्ड मतलब उनमें गड़बड़ी हो गई है। रॉयल्ड एज फियर स्पीड, क्योंकि उनके अंदर खतरा आ गया है, उनके अंदर डर आ गया है। ऑफ द फॉल आउट, फॉल आउट मतलब दुष्परिणाम, जो भी दुष्परिणाम होंगे ऑन सप्लाई चेन्स, जो सप्लाई चेन्स में नॉर्थ अमेरिका की, पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स सच एज ऑटोमोबाइल्स। क्योंकि भाई ये इतने सारे इसमें टैरिफ्स लगा रहे हैं ना, तो उससे डिमांड और सप्लाई की जो चेन है ना वो पूरी गड़बड़ हो जाएगी, और उसके बाद उनको डर लग रहा है कि भाई चीज़ें बिगड़ जाएंगी। पर्टिकुलरली सेक्टर सच एज ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर्स हैं वो, उसमें सबसे ज़्यादा उनको डर है कि ये गड़बड़ हो जाएगा। विच हैव एन्जॉय, जिसने एन्जॉय करा है द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डेकेड्स, जिस सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने क्या एन्जॉय करा है पास्ट में, दशकों तक, डिकेड्स तक, कि भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता था, बाहर से बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते थे। ओवर द वीकेंड मिस्टर ट्रम्प साइंड 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दैट स्लैप्ड कनेडियन एंड मैक्सिको गुड्स विद अ टैरिफ ऑफ 25%। देखो, एक हफ्ते के अंत तक क्या हुआ है, मतलब प्रेसिडेंट बनने के केवल एक हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा है, साइन कर दिए हैं 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जिन्होंने स्लैप करा है, जिन्होंने तमाचा मारा है कनेडियन और मैक्सिकन गुड्स पर विद अ टैरिफ ऑफ 25%, क्योंकि कनाडा और मैक्सिको के गुड्स पर लगा दिया 25% टैरिफ। ओनली कैनेडियन एनर्जी प्रोडक्ट्स वर स्पेयर्ड, अ 10% टैक्स विल बी अप्लाइड। केवल कनाडा के जो
एनर्जी प्रोडक्ट्स है ना, केवल वो बचे हैं, उन पर भी 10% टैक्स लगाया है। मतलब बाकी पर सब पर 25% लगाया है, लेकिन जो एनर्जी प्रोडक्ट्स है केवल उन पर 10% टैक्स लगाया है। द व्हाइट हाउस फर्दर अनाउंस, व्हाइट हाउस ने फर्दर अनाउंस करा है। व्हाइट हाउस मतलब ट्रम्प अभी जहाँ पर बैठते हैं, जो उनका वो है उसको बोलते हैं व्हाइट हाउस। तो वहाँ से क्या अनाउंसमेंट हुआ है, इन लाइन विद द प्रोमिस। और क्या प्रोमिस के साथ में, मिस्टर ट्रम्प मेड ऑन द कैंपेन ट्रेल, जो मिस्टर ट्रम्प ने जो प्रोमिस करे थे उनके इन लाइन, उन्हीं के ट्यून में व्हाइट हाउस ने क्या अनाउंस करा है फर्दर, 10% टैक्स ऑन गुड्स फ्रॉम चाइना। चाइना से जो सामान आता है उस पर भी 10% टैक्स लगा दिया इन्होंने। बीजिंग रेस्पॉन्डेड एंग्रीली, बीजिंग ने काफ़ी गुस्से में फियर्सली उन्होंने रेस्पॉन्ड करा है, सेइंग दैट, और ये कह रहे हैं कि इट वुड फाइल अ लॉ सूट विद द WTO अगेंस्ट द US फॉर रॉन्गफुल प्रैक्टिस। वो चाइना क्या कह रहा है, बीजिंग मतलब चाइना कह रहा है, वहाँ की कैपिटल है ना बीजिंग, तो चाइना कह रहा है कि भाई हम करेंगे लॉ सूट, हम केस फाइल कर देंगे WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, अगेंस्ट द US फॉर रॉन्गफुल प्रैक्टिस। ये जो रॉन्गफुल प्रैक्टिस है ना, ये तो टैरिफ लगाए जा रहे हो बार बार, उस पर हम कर देंगे आपके खिलाफ लॉ सूट इन द WTO, इवन एज इट सेड इट वुड टेक नेसेसरी काउंटर मेजर्स। और कह रहे हैं कि हम काउंटर मेजर, जो ज़रूरी चीज़ें होंगी, जो ज़रूरी एक्शंस होंगे, वो हम ज़रूर लेंगे। वाइल ओटावा एंड मैक्सिको सिटी वांट दैट रिटेलिएटरी टैरिफ्स वुड बी कमिंग सून। और ओटावा और मैक्सिकन सिटी क्या कह रहे हैं, मैक्सिको सिटी ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने वार्निंग दी है कि हम रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। रिटेलिएटरी टैरिफ क्या होते हैं, रिटेलिएशन में जो टैरिफ लगाए जाते हैं, अमेरिका ने हम पर लगाया है, हम रिटेलिएशन में उस पर लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं रिटेलिएटरी टैरिफ्स वुड बी कमिंग सून, ये जल्दी ही आएंगे। मिस्टर ट्रम्प सब्सिक्वेंट कॉल्स टू मैक्सिकन प्रेसिडेंट क्लॉडिया शीनबॉम led to a 1-month pause before the tariffs kicked in। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की बात हो गई है मैक्सिकन प्रेसिडेंट से, क्लोडिया शीनबॉम से, और उससे क्या हो गया है कि 1 मंथ का पॉज लगा दिया इन्होंने कि भाई टैरिफ हम अभी मैक्सिको पर नहीं लगाते हैं। एंड द व्हाइट हाउस अपील्ड टू स्ट्राइक अ कॉन्सिलेटरी नोट्स विद मिस्टर ट्रम्प, स्पीकिंग टू कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एज वेल। और इन्होंने क्या करा है, व्हाइट हाउस ने क्या करा है कि भाई ये स्ट्राइक लगाई है किस चीज़ पर, कॉन्सिलेटरी नोट, मतलब एक समझौते के तरीके से बातें हुई हैं किसके बीच में, मिस्टर ट्रम्प के बीच में और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के बीच में। मीनवाइल मिस्टर ट्रम्प हैज़ सजेस्टेड दैट, और इसी बीच मिस्टर ट्रम्प क्या सजेस्ट करते हैं EU को, EU मतलब यूरोपियन यूनियन को क्या सजेशन दी है मिस्टर ट्रम्प ने, वॉज नेक्स्ट इन द फायरिंग लाइन, कि भाई अगले आप हो। यूरोपियन यूनियन को भी कह दिया कि अगले आप हो, अगले टैरिफ्स आपके ऊपर। इवन दो द UK appeared to win a modicum of a reprieve for issues with Washington। और क्या है, UK फिर भी एक रहा है, एक मोडिकम उसने अप्रोच रखी है अपनी, बहुत अल्प मात्रा में चीज़ें उसने बिगाड़ी हैं, मतलब ठीक ही चल रहे हैं। ऑफ रिप्रीव, रिप्रीव मतलब एक राहत स्थगन के रूप में थे ये, फॉर इश्यूज़ विद वाशिंगटन, वाशिंगटन के साथ इन्होंने ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद भी इसको डर है कि अब इसके ऊपर भी टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे। वाइल टैरिफ्स आर ट्रेडिशनली अप्लाइड स्पेरिंगली, जो टैरिफ्स है ना वो ट्रेडिशनली अप्लाई करे जा रहे हैं, ठीक है, स्पेरिंगली, and mostly in cases of trade imbalances in the context of artificial price barriers imposed by one country that impact its trading partners। देखो टैरिफ्स जो है ना वो ट्रेडिशनली अप्लाई करे जाते हैं, है ना, बहुत हल्की हल्की मात्रा में इनको करा जाता है, लेकिन ट्रम्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड मोस्टली इन केसेस ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस, जहाँ पर ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा होता है ना वहाँ पर टैरिफ्स लगाए जाते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल प्राइस बैरियर, जहाँ पर कुछ प्राइस की आर्टिफिशियल गड़बड़ी हो रही होती है तो वहाँ पर इम्पोज करे जाते हैं बाय वन कंट्री दैट इम्पैक्ट इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स, और उससे कि भाई उनके जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनको इम्पैक्ट करने के लिए इसको लगाया जाता है। द ऑफिशियल रीजनिंग सप्लाइड बाय द ट्रम्प व्हाइट हाउस फॉर इट्स टैरिफ प्लान वॉज दैट, और लेकिन जो ऑफिशियल रीजनिंग इन्होंने दी है ट्रम्प के व्हाइट हाउस ने टैरिफ के बारे में, इनका जो टैरिफ प्लान है उसके बारे में इन्होंने क्या दी है, भाई लगाते तो और देश भी हैं लेकिन वो बहुत स्पैरिंगली लगाते हैं, बहुत छोटी मात्रा में लगाते हैं, लेकिन ये लगा रहे हैं बहुत काफ़ी मैसिव स्केल पर। लेकिन इनकी जो डोनाल्ड ट्रम्प का व्हाइट हाउस है, इन्होंने इस पर रीजनिंग क्या दी है अपने टैरिफ प्लान के पीछे, दैट इट वुड सर्व टू एड्रेस द नेशनल इमरजेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रेट पोज्ड बाय इलीगल एलियंस एंड ड्रग्स। और ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, इससे ना ये जो नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में चल रही है किस चीज़ को लेकर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट पोज्ड बाय इलीगल एलियंस एंड ड्रग्स। देखो इलीगल एलियंस आया है,
इलीगल एलियंस का मतलब ये नहीं है कि बाहर से किसी दूसरे गोला से यहाँ पर एलियंस आ गए हैं। इलीगल एलियंस ट्रंप बोलते हैं उन लोगों को जो इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ पर हैं, जो बाहर से जो इलीगल जो वहाँ पर सिटीजन्स रह रहे हैं बिना किसी दस्तावेज के, अनडॉक्यूमेंटेड, उनको बोलते हैं ये इलीगल एलियंस। और जो ड्रग्स वहाँ पर हो रहे हैं ना, इनकी जो इमरजेंसी आई है, वो कह रहे हैं कि जो टैरिफ लगा रहा हूँ ना मैं, इनसे ये सिचुएशन को टैकल करने में आसानी रहेगी, इंक्लूडिंग डेडली फेंटेलिन। एक डेडली फेंटेलिन ये ड्रग्स है, तो ये इनके देश में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो उसको कह रहा है इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हम टैरिफ जो लगा रहे हैं ये उसमें बेनिफिशियल है। ऑन वन हैंड, एक तरफ दिस ओपन्स द फ्लड गेट्स टू अदर नेशंस रिटेलेटिंग टू यूएस टैरिफ। एक तरफ तो भाई ये फ्लड गेट खोलता है किस चीज़ का, मतलब मुसीबतों का भंडार जो शुरुआत होने वाली है किस चीज़ की, अदर नेशंस रिटेलिएट करेंगे टू द यूएस टैरिफ। यूएस टैरिफ पर दूसरे देश भी तो रिटेलिएट करेंगे, अकेले आप थोड़ी ना लगाओगे टैरिफ। एंड डैम्पनिंग वर्ल्ड ट्रेड एट अ टाइम व्हेन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड आर प्रिकेरियस। और तब लगेगा, और चीज़ों को इस तरीके से ख़राब करेंगे कि जब आप, एक ऐसा टाइम है जहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, प्रोस्पेक्ट्स आर प्रिकेरियस। प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो रही हैं चीज़ें, तो उस टाइम पर आप टैरिफ्स लगा रहे हो तो चीज़ें और बिगड़ने की संभावना है। द मूव ऑल्सो सिग्नल्स दैट, अब ये जो मूव है डोनाल्ड ट्रंप का, इससे क्या सिग्नल मिलते हैं, दैट इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर नेशंस टू वेपनाइज टैरिफ्स एज अ काउंटर मेजर अगेंस्ट अनरिलेटेड इंटर कंट्री डिस्प्यूट्स। और ये मूव ये सिग्नल देते हैं कि भाई ये एक्सेप्टेबल है फॉर नेशंस के लिए टू वेपनाइज टैरिफ्स। टैरिफ को आप वेपन के तरीके से यूज़ कर सकते हो एज अ काउंटर मेजर, एक काउंटर मेजर की तरीके से अगेंस्ट अनरिलेटेड कंट्री, जो तुम्हारे से अनरिलेटेड कंट्री इंटर कंट्री डिस्प्यूट्स हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हो। फ्यू वुड डिनाई, फ्यू के कुछ लोग क्या डिनाई करते हैं कि मिस्टर ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, द प्रेरोगेटिव एडमिनिस्ट्रेशन प्रेरोगेटिव दैट इट एंजॉयज टू क्रैक डाउन ऑन द यूएस रिडिकुलस ओपन बॉर्डर्स। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसका एक अधिकार है कि इट एन्जॉयज द क्रैक डाउन, और ये क्या काम करें कि काफ़ी कठोर तरीके से दमन करें किस चीज़ का, यूएस का रिडिकुलस ओपन बॉर्डर। जो इसके काफ़ी ज़्यादा बेतुकी चीज़ें हैं, जो ओपन बॉर्डर्स की इनकी पॉलिसीज उसमें पास्ट में रही हैं, उसको क्रैक डाउन करें। अब ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं इनको रोकने के लिए ये उसको बोल रहे हैं कि ये प्रेरोगेटिव है काफ़ी। बट मोस्ट वुड हैव इमेजिन दैट, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे दैट दिस प्रोसेस वुड एंटेल इंटेंसिफाइड लॉ एनफोर्समेंट एक्टिविटी रादर देन इंटरकेनाइन टैरिफ्स। कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो इस तरीके के प्रोसेस है ना, ये एंटेल करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड लॉ एनफोर्समेंट, काफ़ी ज़्यादा भीषण लॉ एनफोर्समेंट एक्टिविटी रादर देन इंटरकेनाइन टैरिफ्स। तो भाई ये जो सिचुएशन है ना, ये जो बॉर्डर वाली क्रॉस बॉर्डर की जो सिचुएशन हो रही है ना, इसको आप काफ़ी अच्छे खासे इंटेंसिफाइड लॉ लाकर, कानून लाकर भी इन चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते थे, रादर देन इंटरकेनाइन टैरिफ्स। ये जो फालतू के आप ये जो टैरिफ्स लगा रहे हो ना, विनाशकारी इंटरकेनाइन है ना, काफ़ी ज़्यादा तबाही वाला है भाई, सारी ट्रेड गड़बड़ हो जाएगी ना पूरी दुनिया की। तो कह रहे हैं कि भाई ये अच्छे खासे कानून लाकर दूसरे भी आप चीज़ों को रोक सकते थे। द टैरिफ्स विल ऑलमोस्ट सर्टेनली हैव अ डिलीटीरियस इफेक्ट on the prices that American consumers pay for imported products, besides a broader inflationary impact through higher input prices across industries। और ये जो टैरिफ्स है ना, इनसे क्या हो जाएगा, इनसे काफ़ी ज़्यादा डिलीटीरियस इफेक्ट होंगे, काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होंगे ऑन द प्राइसेस। अच्छा देखो, किसी देश का सामान आ रहा है हमारे देश में और हमारी सरकार उस पर टैरिफ लगा दे, 20% टैक्स लगा दे, तो वो अल्टीमेटली तो हम ही को बेयर करना है ना, सिटीजन्स को ही तो बेयर करना है। तो क्या होगा कि अमेरिकन जो कंज्यूमर्स हैं ना वहाँ के, वो पे करेंगे फॉर इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स। अगर कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है उसको अगर वो परचेज करते हैं तो अमेरिकन कंज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा, बिसाइड्स अ ब्रॉडर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। और उससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा थ्रू हायर इनपुट प्राइसेस। हायर इनपुट प्राइसेस हो जाएंगे अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ के बीच में। परहैप्स इट विल टेक अ फुल 4 years ऑफ इकोनॉमिक पेन इन द यूएस। देखो क्या होगा अगले 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, इन 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक पेन रहने वाला है यूएस में, बिफोर द रियलाइजेशन डाउन्स दैट टैरिफ्स आर हार्डली अ पेनेशिया टू कर्ब इमिग्रेशन एंड ड्रग इनफ्लोज। कह रहा है कि भाई साहब ये जो 4 साल है ना आने वाले, यूएस के लिए काफ़ी इकोनॉमिक पेन में रहने वाले हैं। इससे पहले कि वो रियलाइज़ करें, क्योंकि काफ़ी बाद में रियलाइज़ होता है ना चीज़ों का, तो बाद में इनको रियलाइज़ होगा कि जो टैरिफ्स है ना, ये भाई साहब पेनेशिया नहीं है, ये रामबाण इलाज नहीं है
टू कर्ब इमिग्रेशन को कर्ब करने का, इमिग्रेशन को ठीक करने का, और जो ड्रग इन्फ्लो हो रहा है आपके देश में उसको ठीक करने का। ये पैनेशिया एक रामबाण इलाज नहीं है, इसके और अच्छे इलाज भी हो सकते थे। तो इसको बाद में समझ में आएगा यूएस को कि इनके साथ हुआ क्या है। चलिए अब करते हैं एमसीक्यूज, और पहला एमसीक्यू है व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन गिवन बाय द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इम्पोजिंग टैरिफ। क्या रीज़न दिया है इन्होंने कि भाई टैरिफ्स क्यों लगा रहे हैं? प्राइमरी रीज़न इन्होंने क्या रीजनिंग दी है? पनिश कनाडा मैक्सिको फॉर ट्रेड वायोलेशन? नहीं, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है टू एड्रेस द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी बताई है कोज्ड बाई इलीगल इमिग्रेशन एंड ड्रग्स। इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग्स की वजह से जो ये नेशनल इमरजेंसी क्रिएट हो गई है देश में, उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं। ये इन्होंने रीजनिंग दी है। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है हाउ डिड चाइना रेस्पॉन्ड टू द यूएस टैरिफ। अच्छा, चाइना पर भी जो टैरिफ लगाए हैं तो उसने क्या करा है? उसने तो ये बोला है कि भाई साहब हम जाएंगे WTO, वहाँ पर लॉ सूट फाइल कर देंगे। तो लॉ सूट विद द WTO एंड प्लान्ड काउंटर मेजर्स करेंगे। यही इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, एडिटोरियल के अकॉर्डिंग व्हाट ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट कुड दीज टैरिफ्स हैव। देखो, ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अलावा क्या और ऐसे जो इम्पैक्ट होंगे वो क्या हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल पूछा है, व्हाट ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट कुड दीज टैरिफ्स हैव। चलिए, दे कुड मेक यूएस गुड्स मोर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वाइड, हो सकता है। दे कुड ओपन न्यू ट्रेड रूट्स विद इमर्जिंग मार्केट। देखो, कोई रूट तो नहीं खुलेगा, बंद होंगे रूट्स तो। दे कुड इंक्रीज इन्फ्लेशन, इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और निगेटिवली अफेक्ट करते हैं अमेरिकन कंज्यूमर्स को। यही ऑप्शन करेक्ट है इसका। इन्फ्लेशन बढ़ेगा और क्या होगा? निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा अमेरिकन कंज्यूमर्स पर। दे कुड एलिमिनेट द यूएस ट्रेड डेफिसिट, ये भी नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अब करते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस। पूछ रहा है कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, वर्ड कॉन्सिलेटरी का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो सेंटेंस के अंदर। द व्हाइट हाउस अपीयर्ड टू स्ट्राइक अ कॉन्सिलेटरी नोट। देखो, व्हाइट हाउस क्या है? नाउन है, एक जगह का नाम है ना व्हाइट हाउस, तो ये तो नाउन हो गई। नाउन से पहले आर्टिकल लगा है, अपीयर्ड हो गई वर्ब, ठीक है, ये हो गया आर्टिकल। व्हाइट हाउस हो गया क्या? नाउन। ये हो गई वर्ब। टू स्ट्राइक आ कॉन्सिलेटरी नोट, नोट क्या है? फिर से नाउन है अगेन। और देखो, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कॉन्सिलेटरी। कॉन्सिलेटरी क्या होता है भाई? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कॉन्सिलेटरी का मीनिंग मुझे आप उसमें कमेंट में ड्रॉप करना कि कॉन्सिलेटरी का मीनिंग क्या होता है। जब नोट नाउन है, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। मार्केट्स इन जापान, जापान में जो मार्केट्स हैं साउथ कोरिया में और अक्रॉस एशिया, वर रोइल्ड एज फियर्स पैक्ट। इसमें टेंस बताना है कि भाई टेंस कौन सा है। टेंस पूछ रहा है ना, तो टेंस बताओ। इसमें टेंस का पता कैसे चलता है? सबसे पहले अगर आपको टेंस का पता करना है तो आप पहुंचो उसकी वर्ब पर, और वर्ब लगी है इसमें वर, और वर के साथ में लगा है रोइल्ड। ये दो हो गए। तो वर्ब तो पास्ट की है और रोइल्ड है पास्ट की सेकंड फॉर्म, तो वर के थर्ड फॉर्म। वर्ब पास्ट की है और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा है, तो सिंपल पास्ट है, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई सिंपल पास्ट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और डिड से इसकी वो रहती है। देखो, डिड तो रहती है एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में डिड रहती है। ये है पैसिव वॉइस, ठीक है। ये कैसा वॉइस है? ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस को कैसे बनाते हैं? वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लगा के। तो ये वही है पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट नहीं, सिंपल पास्ट। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर भी दे रखा है साथ में। फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, इसमें करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। चलिए, ट्रंप से, ट्रंप ने कहा आई विल इम्पोज मोर टैरिफ्स इन द कमिंग मंथ्स। मैं आने वाले मंथ्स में और ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा देखो, ट्रंप सेड, ट्रंप सेज को काटो, ट्रंप सेड, एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। इसमें ना एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एलिमिनेशन मेथड से आप करा करो। उसमें ना एक ऑप्शन कट गया, दो ऑप्शन कट गए, बचे दो, तो उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अच्छा, आई विल इम्पोज, तो आई को बदल दो ही में, दैट ही, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, विल जो है, ये जो विल इम्पोज है, इसको विल का बन जाएगा वुड। पास्ट में बनाते हैं ना उसको इनडायरेक्ट को, तो विल का बन जाएगा वुड। शैल होता तो शुड बन जाता, तो ही का बनाओ वुड, यहाँ पर ठीक है। विल गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी कट गया। ही और सिंपल इन्होंने बना रखा है इम्पोजिस, ये भी कट गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ए। देखो, एलिमिनेशन से आगे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी और यहीं पर सारा खत्म हो गया। ट्रम्प सेड दैट ही वुड इम्पोज मोर टैरिफ्स इन द कमिंग मंथ्स।
तो ये हमारे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। तो हमने कॉम्प्रिहेंशन के, पैसेज के और ग्रामर के क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिए हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको पीडीएफ उसमें टेलीग्राम में अवेलेबल हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें और खुद से एक बार इसको पढ़ें, सारे एडिटोरियल को, वर्ड्स को, और फिर लास्ट में जो क्वेश्चन हैं इनको अपने आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब 10 बजे हमको वोकैब क्लास मिलेगी, ठीक है। वोकैब क्लास में हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी वोकैब एकदम दिन रात एकदम बढ़ती चली जाएगी और आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर जाएंगे। और ये जो मैं वोकैब के सेशन हो रहे हैं ना 10 बजे, ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें केवल मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूँ, तो उसको ज़रूर करना है, वो मस्ट वॉच है हर स्टूडेंट के लिए। एडिटोरियल वाली वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपका रीडिंग पार्ट कमज़ोर है या फिर ग्रामर कमज़ोर है तो उसके लिए, और अगर आपकी वोकैब कमज़ोर है तो आप डेली वोकैब के सेशन ज़रूर लिया करिए। ऑलराइट, तो ये है हमारी क्लास का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और भाई कमेंट ज़रूर किया करो, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई।